So dear children, in this video, we shall cover the second part of the chapter, the interview. First part of the chapter we have already covered. In this video, we will cover only half part of the chapter. So dear children, this part starts with a statement by a scholar named Umberto Eco. He says, I am a professor who writes novels on Sundays. The following is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan from The Hindu. The Hindu is the name of newspaper. मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि उस वक्त इंटरव्यू रीड किए जाते थे, इंटरव्यू पब्लिश होते थे. तो ये एक इंटरव्यू था बहुत फेमस उस समय का, जो मुकुंद पद्मनाभन ने लिया था एक स्कॉलर का जिसका नाम था अम्बेर्तो इको. इस पार्ट को इसलिए, इस इंटरव्यू को इस पार्ट में इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि आपको ये बात समझ आ सके कि इंटरव्यू लेना और देना किस तरह से एक आर्ट है, किस तरह से एक स्किल है. जो हमारे अम्बेर्तो इको है, ही was a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. Semiotics means study of science, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. पहले आपको समझना पड़ेगा बेटा कि फिक्शन क्या होता है और नॉन फिक्शन क्या होता है. फिक्शन मीन्स इमेजिनरी. जब इमेजिनरी कहानियां, स्टोरीज या नॉवेल्स लिखे जाते हैं तो वो फिक्शन का पार्ट होते हैं, और जब एकेडमिक टेक्स्ट लिखे जाते हैं तो वो नॉन फिक्शन का पार्ट होते हैं. तो हमारे जो अम्बेर्तो इको है, इन्होंने बहुत अच्छी, बहुत ही हाई फाई, बहुत ही इम्प्रेसिव रेपुटेशन बना रखी थी एज ए स्कॉलर के तौर पर. उनका जो फील्ड ऑफ स्टडी था दैट वाज सिमियोटिक्स. लिटरेरी इंटरप्रिटेशन मतलब जो लिटरेचर होता है उसको इंटरप्रेट करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको क्लैरिफाई करना, इसे बोलते हैं लिटरेरी इंटरप्रिटेशन. एंड मेडिवल एस्थेटिक्स, मेडिवल मीन्स रिलेटेड टू मिडल एजेस, एंड एस्थेटिक्स मीन्स it is a branch of philosophy which deals with the appreciation of beauty. right? पहले उन्होंने ये सब काम किए, बाद में उन्होंने फिक्शन लिखने शुरू किए. लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. His written output is staggeringly means surprisingly large and wide ranging. जो उनका रिटर्न आउटपुट था वो बहुत ज्यादा था, उन्होंने बहुत काम किया. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom. जैसे सुपरस्टार होते हैं सेलिब्रिटीज, ऐसे ही इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम उनको मिला था हमारे अम्बेर्तो इको को, विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज. आप इसको याद रखना, द नेम ऑफ द रोज इज द नेम ऑफ द नॉवल विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज. अम्बेर्तो इको का ये जो नॉवल था ये 10 मिलियन कॉपीज बिका था, और इसके बिकने के बाद उन्हें इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार कहा गया. मुकुंद, the English novelist and academic David Lodge once remarked, I can't understand how one man can do all the things he does. ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मुकुंद पद्मनाभन ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है. अब ये भी आप देखिए कि वो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है. डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर वो एक डेविड लॉज की स्टेटमेंट को रिकॉल करते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है. वो कहता है कि डेविड लॉज जो इंग्लिश नॉवलिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक बार ये बोला था कि मुझे समझ नहीं आता कि एक इंसान इतना काम कैसे कर लेता है जितना कि इको करता है. अम्बेर्तो इको अब रिप्लाई करते हैं कि मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, कि ऐसा लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूं.
बट इन द एंड, लेकिन अगर मैं एंड में सोचूं, आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेम थिंग कर रहा हूं. मुकुंद, विच वन? अम्बेर्तो इको अब रिप्लाई करते हैं, आ नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है. I have some philosophical interest and I pursue them through my academic work and my novels. Even my books for children are about non-violence and peace. देखो, क्वेश्चन जब पूछा गया मुकुंद पद्मानबन ने कि आप इतने सारे काम कैसे करते हैं, तो आगे से अम्बेर्तो इको बोलते हैं कि मैं एक ही काम करता हूँ. वो क्या? कि मेरे को इंटरेस्ट है फिलॉसफी में, और मैं जो भी काम करता हूँ, चाहे मैं नॉवल लिखूं, चाहे मैं चिल्ड्रन बुक लिखूं, चाहे मैं एकेडमिक वर्क करूं, सभी में मैं अपने उस इंटरेस्ट को फॉलो करता हूं. परस्यू, परस्यू का मतलब फॉलो करना. यू सी द सेम बंच ऑफ इथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, मतलब जो उनकी चिल्ड्रन बुक्स हैं वो भी वॉयलेंस और पीस पर बेस्ड है, और वॉयलेंस और पीस भी फिलोसफी का ही एक पार्ट है. एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, वो एक सीक्रेट बताते हैं. क्या? डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? वो क्वेश्चन पूछते हैं. देखो, आंसर बताते हुए क्वेश्चन पूछना, ये भी एक आर्ट होती है, ये भी एक स्किल होती है. अब वो खुद आंसर दे रहे हैं लेकिन बीच में हमसे क्वेश्चन करते हैं, क्या आपको पता है कि इस यूनिवर्स में जो खाली स्पेस है, अगर उसे हटा दे तो क्या होगा? Eliminate the empty spaces in all the atoms, the universe will become as big as my fist. Fist मतलब मुट्ठी. यूनिवर्स इतना बड़ा होगा जितनी बड़ी मेरी ये मुट्ठी है, मतलब छोटा सा रह जाएगा. सिमिलरली, ऐसे ही वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में भी, हमारे जीवन में भी बहुत सारे एम्प्टी स्पेस होते हैं, बहुत समय खाली होता है हमारे पास. आई कॉल देम इंटरस्टेसेस. अब उन एम्प्टी स्पेसेस को वो क्या नाम देते हैं? इंटरस्टर्स. से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस. अब एग्जाम्पल देते हैं कि आप मान लीजिए कि आप मेरे घर आ रहे हैं. यू आर इन एन एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू, तो ये एक खाली टाइम है. दिस इज एन इंटरस्टस, an empty space. I work in empty spaces. While waiting for your elevator to come up from the first to third floor, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ और आप एलिवेटर पे लिफ्ट पर बैठकर फर्स्ट से थर्ड फ्लोर में आए हो और मेरे पास ये खाली टाइम है. इस खाली टाइम में मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख लिया है. लाफ्स, हंसते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उनकी यू कैन से कॉमन सेंस है, सेंस ऑफ ह्यूमर. मुकुंद अब दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, कि हर कोई ये नहीं कर सकता. योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट. इट इज a marked departure from a regular academic style. देखो बेटा, ध्यान से समझो, अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया तो इस चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. यहाँ पर दो चीजें आप समझ के चलो. अभी मैंने आपको बताया दो तरह की राइटिंग है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. तो जो फिक्शनल राइटिंग होती है उसमें एक पर्सनल क्वालिटी होती है, उसमें एक प्लेफुल टच होता है, वो बोरिंग नहीं होती, ड्राई नहीं होती, राइट. लेकिन जो नॉन फिक्शन होता है, जो एकेडमिक राइटिंग होती है, वो थोड़ी सी बोरिंग होती है, थोड़ी सी ड्राई होती है. लेकिन मुकुंद का क्वेश्चन है, अमर्तो इको के की जो एकेडमिक स्टाइल है वो भी बिल्कुल फिक्शन की तरह है, मतलब वो भी ड्राई और बोरिंग नहीं है, उसमें प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी है. हैव यू कॉन्शियसली adopted an informal approach or is it something that just came naturally to you? अब वो उनसे पूछ रहे हैं कि तुमने जानबूझ के ऐसा किया है क्या, यह तुम्हारा नेचुरल है. अब रिप्लाई कर रहे हैं हमारे अम्बर्तो इको.
अब देखो रिप्लाई करते हुए इन्होंने फिर से एक स्टोरी सुनाई. When I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, डॉक्टरल डिसर्टेशन का मतलब है रिसर्च वर्क. ठीक है, जब उन्होंने अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट किया था पहली बार, तो बताते हैं कि उनके एक प्रोफेसर ने क्या कहा. उन्होंने कहा कि स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट, then they make a lot of false hypotheses, and then they correct them, and at the end they put the conclusions. मतलब जो जनरल स्कॉलर्स क्या करते हैं, जब उन्हें किसी सब्जेक्ट पर या किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी होती है तो उसके बारे में पहले वो लर्न करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, फिर उन्हें करेक्ट करते हैं, लास्ट में कंक्लूजन देते हैं. लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आपने क्या किया, बिल्कुल इसके ऑपोजिट किया. टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, आपने तो अपनी रिसर्च को एक कहानी की तरह सुना दिया. इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, जो आपने रिसर्च में ट्रायल्स एंड एरर किए. ट्रायल्स एंड एरर मेथड होता है कि अगर आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो पहले ट्राई करते हैं, फिर एरर निकलती है तो एरर रिमूव करते हैं, फिर ट्राई करते हैं. तो इस मेथड को बोलते हैं ट्रायल्स एंड एरर्स. एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट, मतलब मेरा प्रोफेसर जो था वो ये रिकॉग्नाइज कर रहा था मुझे कि मैं बिल्कुल सही था, ऐसे ही करना चाहिए. and went on to publish my dissertation as a book, और मेरी dissertation को उसने एक बुक की तरह पब्लिश करवा दिया. which meant he appreciated it, इसका मतलब था कि वो मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहा था. At that point, at the age of 22, मतलब 22 साल की उम्र में, I understood, मुझे ये बात समझ आ गई थी, scholarly books should be written the way I had done, कि scholarly books को मतलब academic books को ऐसे ही लिखना चाहिए जैसे कि मैं लिख रहा था, एक स्टोरी की तरह, ताकि वो ड्राई ना लगे, बोरिंग ना लगे, उनमें एक पर्सनल टच आए. By telling the story of the research, this is why my essays always have a narrative aspect, कि मेरे ऐसे भी अगर आप पढ़े तो उसमें भी एक नरेशन होती है. नरेशन जनरली बेटा स्टोरीज में होती है. एंड दिस इज व्हाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स नॉवेल्स सो लेट, इसीलिए मुझे कभी नैरेटिव लिखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, इसलिए मैंने नॉवल 50 इयर्स की एज के अबाउट स्टार्ट किया, मोर और लेस. आई रिमेंबर, अब वो अपने एक फ्रेंड को याद करते हैं, दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थस वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहता था, दैट ही वॉज एन एसेइस्ट एंड नॉट अ नॉवलिस्ट. ही wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. तो वो सोचता ही रह गया कि वो क्रिएटिव राइटिंग करेगा या फिक्शन लिखेगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसकी डेथ हो गई. तो हमारे अम्बर्तो इको बोलते हैं कि मुझे इस तरह की फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं हुई. आई हैड नथिंग टू डू वन डे, सो आई स्टार्टेड. वो बोल रहे हैं कि एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने नॉवल लिखना स्टार्ट कर दिया. Novels probably satisfied my taste for narration. वो जब मुझे नरेशन करने के लिए जो मेरी अंदर से इच्छा होती थी, जो मेरा टेस्ट होता था, वो उस टेस्ट को उन नॉवेल्स ने भी सेटिस्फाई कर दिया. अब मुकुंद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक you went on to becoming spectacularly famous, मतलब आप इतने ज्यादा फेमस हो गए अगर नॉवल की बात करें, राइट. आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, इस नॉवल की पब्लिकेशन के बाद, you have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. तो
अब मुकुंद पूछ रहे हैं कि आपने तो सिर्फ 5 नॉवल लिखे हैं, लेकिन एकेडमिक काम आपने बहुत ज्यादा किया है, स्कॉलरली वर्क आपने करीब 20 किया है। तो अम्बर्तो इको उन्हें करेक्ट करते हैं, 20 नहीं, ओवर 40 किया है मुकुंद, ओवर 40। among them a seminal piece, seminal मतलब बहुत ही fruitful, बहुत ही gainful, बहुत ही बढ़िया piece of work on semiotics, मतलब semiotics हमने पहले भी पढ़ा कि it is the study of science, जो उनका फील्ड था अम्बर्तो इको का, कि आपने एक बहुत बढ़िया सिम्बियोटिक्स पर भी कुछ काम किया है। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्तो इको, लेकिन अम्बर्तो इको के बारे में अगर पूछा जाए लोगों से, तो लोग उसे पहचानते हैं, लेकिन किस तरह से पहचानते हैं? नॉवलिस्ट के तौर पर। एंड दे विल से, ओह ही इज द नॉवलिस्ट, डज दैट बॉदर यू? तो आपको इससे फर्क पड़ता है कि लोग आपको एज ए नॉवलिस्ट पहचानते हैं, एज एन एकेडमिक राइटर नहीं पहचानते, जबकि एकेडमिक में आपने बहुत काम किया है और नॉवल तो आपने सिर्फ 5 ही लिखे हैं। तो आगे से वो रिप्लाई करते हैं, यस, हाँ मुझे बॉदर करता है, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज ओनली। इट्स नॉट अ जोक। I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers. मतलब मैं academic conferences ज्वाइन करता हूँ, मैं राइटर्स वगैरह की मीटिंग्स को ज्वाइन नहीं करता, मैं अपने आप को बिलोंग नहीं करता राइटर्स के पेन क्लब्स या मीटिंग्स में। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द अकेडमिक कम्युनिटी, बट ओके इफ दे मतलब ज्यादातर लोग हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, laughs and shrunk. I know that by writing novels, I reach a larger audience. I cannot expect to have 1 billion readers with stuff on semiotics. कि खाली सिम्बियोटिक्स के स्टफ से मैं 1 बिलियन रीडर्स तक नहीं पहुंच सकता था। मैंने नॉवेल्स लिखकर मैं बहुत ही बड़ी ऑडियंस तक पहुंच पाया, बहुत ज्यादा व्यूअर्स मुझे मिले नॉवेल्स लिखने के बाद। अब यहाँ पर कुछ आपके वर्ड मीनिंग है जो अभी तक हमने वीडियो देखा, या वीडियो हमने जो भी हमने चैप्टर पढ़ा उसमें जो यूज हुए थे। तो इन वर्ड मीनिंग्स को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए।